Eternal Hospital Jaipur, a 250-plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Sameen K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones. Further strengthening its leadership, Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह किसी भी देश में एक वर्किंग कैपिटल होती है और एक फाइनेंशियल कैपिटल होती है, और अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, अगर वर्किंग कैपिटल में लंग्स और हार्ट और ब्रेन को माने, तो जो फाइनेंशियल कैपिटल या मेटाबॉलिक का जो कैपिटल बात करते हैं वो है अपना लिवर। लिवर वैसे तो एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, पर उसके 400-500 से भी ज़्यादा फंक्शंस है। पर अगर पूरे मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो, हार्मोन्स हो, इम्यूनिटी हो, स्टोरेज हो, हर चीज़ के अंदर लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर इसी लिवर में अगर कई तरीके की तकलीफ हो जाए तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर व्यक्ति लिवर को केवल एक जॉन्डिस से कोरिलेट करता है या पीलिया से। पीलिया होते ही सोचता है व्यक्ति की लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो गई, हालांकि पीलिया के कारण लिवर ही नहीं, खून की तकलीफ भी होती है या लिवर के बाद कई बार ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। पर आज अपना मेन जो फोकस है वो लिवर डिजीज़ पे, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हर्ष उदावत, जो कि वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डायरेक्टर इटर्नल हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। डॉक्टर हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि लोग जॉन्डिस को ज़्यादातर लिवर से कोरिलेट करते हैं, पर लिवर जो जॉन्डिस के कारण और भी ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी एक ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि कई बार जो बच्चे पैदा होते हैं वो पीले दिखते हैं जी, तो ये जो, और ये कहीं पे भी आज भाई अपने तो डिलीवरी गांव में भी होती है और बच्चा का पीलिया दिखते लोग बाग मन में घबरा जाते हैं। तो ये जो नियोनेटल जॉन्डिस या जो बच्चों के अंदर जो पीलिया जन्म पे होता है वो क्या चीज़ होती है और क्या उससे घबराने की बात है क्या? देखिए, अमूमन तो जो भी नवजात के अंदर जो भी पीलिया होता है, नियोनेटल जॉन्डिस जो भी हम कहते हैं, वो जनरली फिजियोलॉजिकल होता है और वो धीरे धीरे वो अपने आप क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये पीलिया काफ़ी ज़्यादा दिन तक रह जाए और आप ये नोट करें कि बच्चे का जो स्टूल है, मल जो है वो सफ़ेद आ रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे अमूमन इसमें घबराने की बात नहीं है, और अगर आप अस्पताल में जाके लाइट थेरेपी लेते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक बीमारी होती है जिसको हम बिलियरी एट्रेजिया कहते हैं, वो जितना जल्दी डायग्नोज हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इस पीलिया को भी आप अनदेखा न करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, और अमूमन इसकी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
एक आम व्यक्ति जैसे पीलिया की अगर बात करते हैं, आंखों में पीलापन तो लोगों को दिखता है, पर यूरिन का जो कलर आता है येलो, वो किस समय आता है? जी, सो देखिए, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम, और ये भी आम बीमारी है। जैसे हम जैसे नवजात शिशु की बात करी, वैसे ही यंग लोगों के अंदर भी कई बार ऐसा होता है, केवल आंख पीली दिखती है, लेकिन जो पेशाब है, जो यूरिन है, वो बिल्कुल नॉर्मल कलर का होता है, वो डार्क नहीं होता। तो जैसे अपने जो तेल होता है, अपने मस्टर्ड ऑयल जैसे होता है, अगर उस तरह का यूरिन आपको आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके लिवर में कोई ना कोई खराबी हो सकती है, या जो पित्त है उसका रास्ता कुछ ब्लॉक हो रहा हो। तो अगर आंख पीली है और जो यूरिन या पेशाब का रंग बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो ऐसा 7% लोगों में हो सकता है, और उसका प्रमुख कारण है गिलबर्ट सिंड्रोम। तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट है जो कि भूखा ज़्यादा रह गया, या कोई लंबा सफ़र कर आ गया, थकान ज़्यादा हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो तब उनका बिलिरुबिन बढ़ जाता है, आंख पीली दिखती है, कुछ दिन बाद वो वापस ठीक हो जाते हैं। सो अगर ऐसा पीलिया हो रहा है तो भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन अमूमन ये इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और न ही इसमें जान को कोई खतरा है। डॉक्टर हर्ष, जैसे बात होती है जब भी लिवर की है, जॉन्डिस की, लिवर को हर समय जोड़ा गया है अल्कोहल से, जी, फिल्मों में भी और हकीकत बात के अंदर भी। दूसरा, लोगों को वायरल डिजीज, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों को ज्ञान है, और ये भी पता है कि पानी से पीलिया होता है, पर अगर ओवरऑल लिवर डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक चंक को लाइफ स्टाइल से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। और आज की तारीख के अंदर लोग बाग आते हैं कि साहब ना तो मैं अल्कोहल लेता हूँ, ना मेरे ऐसे कोई फीवर हुआ था या हेपेटाइटिस बी, इसी कुछ भी नहीं होता, पर मेरा फिर भी लिवर खराब हो गया। तो ये जो चीज़ है, पहली चीज़ क्या है? और आज अगर टोटल लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस की मैं बात करता हूँ, उसमें ये जो कंपोनेंट लाइफ स्टाइल से जिसको जोड़ा गया है, वो कितना परसेंटेज? जी, सो आजकल की जो जीवन शैली है, जिसके अंदर हर जना बिजी है, अनियमित खान पान है, और एक्सरसाइज जो आपका वर्कआउट है वो भी बहुत कम है। सो जब ऐसा होता है तो इंसान का वज़न बढ़ता है, कुछ डायबिटीज़ हो जाती है, लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होने लग जाता है, और इन सब से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो शराब की मात्रा भी इतनी ज़्यादा नहीं है उसमें, और आजकल जो नाम चल रहा है वो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़। अब अगर ये देखा जाए कि जैसा आपने पूछा कि सिरोसिस अगर हुई है, किसी को लिवर पूरी तरह ख़राब हो गया है, तो कितना प्रतिशत होगा? सो 40% करीब ये मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ होगी। 40 से 50% करीब शराब की वजह से लिवर ख़राब होता है, और बाकी जो 10% है वो उसके अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन्स डिजीज़ और बाकी और बीमारियां जो हैं वो लिवर को ख़राब कर सकती हैं। डॉक्टर हर्ष, ऐसे इस पर चर्चा जारी रहेगी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है जॉन्डिस या लिवर डिजीज़ पे, आज डॉक्टर हर्ष रावत हमारे बीच मौजूद हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो, जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 0141270409 एंड 2704999, डॉक्टर हर्ष से आप लिवर संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पे भी आप अपने प्रश्न जो है, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव है प्रोग्राम, आप अपने ज़रूर प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर हर्ष, जैसे आपने बताया कि क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल के अंदर ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम हो रखी है, और चाइल्डहुड ओबेसिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम है, और ओबेसिटी से लोग बाग जो लाइफ स्टाइल में ज़्यादातर व्यक्ति सोचता है कि भाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन का स्ट्रोक है, इसको तो पहले मानता आ रहा था। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है कि किडनी डिजीज़, और अब जैसे आपने बताया कि लिवर डिजीज़ भी एक मेजर प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसमें बेसिक इज़ या तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या कोलेस्ट्रॉल है, या ब्लड प्रेशर है, पर इन सब के पीछे ओबेसिटी है। और ओबेसिटी की जब भी अपन बात करते हैं तो इंडियन सिनेरियो में और वेस्टर्न पॉपुलेशन में देयर इज ए डिफरेंस ये है कि उनका वेट तो ज़्यादा हो सकता है, पर अगर सेम वेट के एक अपन अपनी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन देखें, और सेम की अगर यूरोपियन पॉपुलेशन देखें, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या मानते हैं आप? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ओबेसिटी भारत में अभी तक ये माना जाता था कि केवल एक लाइफस्टाइल इशू है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है,
लेकिन अब ओबेसिटी तो एक बीमारी है, लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, वैसे ओबेसिटी भी एक बीमारी है। और इससे करीब करीब ओबेसिटी से ही, मोटापे से ही 200 बीमारियां हो सकती हैं, और उसमें से एक बीमारी है जो कि लिवर खराब हो सकता है, और उसको हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। अमूमन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग मोटे हैं या जिनको ओबेसिटी है, वो साथ में जीवन शैली ऐसी है कि साथ में अल्कोहल भी लेते हैं। वो जो अमाउंट है वो जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा होता है। सो आजकल दोनों को भी साथ में देखा गया है, तो उसको हम ALD मैट या मैट ALD कहते हैं। जहाँ तक आपने बात करी कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, अगर फैट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मोटापा नहीं है भारतीयों में और वेट ठीक ठाक चल रहा है उनका, लेकिन फिर भी उनको ये फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, उसको हम लीन नैश या लीन MASLD कह देते हैं। सो हमारा जो फैट है वो ज़्यादा यहाँ पर एब्डोमेन और जो हिप्स हैं, जो अपने बटक्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि वो जो फैट है वो यहाँ से लिवर में जाता है और लिवर में डैमेज करता है, और उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारे से वो कर पाता है, बट ये फैट जो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो अगर आप देखेंगे कि किसको चिंतित होना चाहिए, किन लोगों को चिंतित होना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जिनके भी थोड़ी सी भी तौंद आगे निकल रही है उसको इसके बारे में चिंतित रहना चाहिए। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो एब्डोमेन है वो बिल्कुल फ्लैट रहे। दूसरा, आपने जैसे बताया कि डायबिटीज़, शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और वेट तो मैंने आपको जैसे बताया कि वेट तो कम होना ही चाहिए। अल्कोहल न लें तो बहुत अच्छी बात है, तंबाकू का सेवन भी नहीं लेना चाहिए, और कोई भी ऐसी दवाइयाँ जो आप जाके, आजकल क्या चल रहा है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लोग लेने लग गए, हेल्थ सप्लीमेंट लेने लग गए, दुकान पे जाते हैं फार्मेसी पे और कोई भी दवा लेने लग जाएंगे। सो उनसे भी बचना चाहिए। डॉक्टर हर्ष, जैसे आपने बात की, क्योंकि एक बहुत मेजर ग्रुप है वो है ड्रग्स जी, और जो दवाइयाँ, तो मैं चाहूँगा कि ट्रेड नेम तो नहीं, पर मेजर ऐसी कौन कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं या वो डिजीजेज जिसमें पेशेंट लॉन्ग टर्म वो दवाई लेता है और वो लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है इनडायरेक्टली, कि जो व्यक्ति इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त है और दवाई ले रहा है तो वो अपना लिवर का भी रेगुलर चेकअप कराए। बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, कुछ लोगों को टीबी हो जाती है, वो टीबी की दवा लेते हैं। सो जो भी टीबी की दवाइयाँ हैं वो लिवर को ख़राब कर सकती हैं, और हम सबसे कॉमनली उसी को देखते हैं। दूसरा है जिनको मिर्गी के दौरे की, एपिलेप्सी की बीमारी होती है, उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि लिवर को ख़राब कर सकती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे मैं बोलूँगा हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, अब ढेर सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी हैं जिनके अंदर जो अपने हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड है, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है। आजकल हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि कोई ना कोई हर्बल मेडिसिन लेकर आता है और उसको फिर बीमारी हो जाती है। पैरासीटामोल एक दवा है जो कि बहुत काम में लेते हैं, हालांकि इंडिया में इतना देखने को नहीं मिलता, बट वेस्ट के अंदर तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर ले लें तो उससे हो जाती है। कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की कुछ दवाइयाँ हैं जिनको हम जैसे ही शुरू करते हैं सो उनके SGOT SGPT बढ़ जाते हैं, सो हमारे को उसका भी ट्रैक रखना चाहिए। और प्रोटीन्स आजकल बहुत वो हैं कि बहुत कॉमन है और बहुत फैशन में भी है। हर जने को जिसको देखो ऐसा लगता है कि बस बिना प्रोटीन के तो हमारी ज़िंदगी चलती है। बिल्कुल। सो ये जो प्रोटीन पाउडर्स हैं इनको भी हमारे को बहुत ध्यान से लेने चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ। और नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स तो है ही, सो काय को ऐसी सही बात है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ लिवर और किडनी दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। अगर कोई भी चीज़ को मेटाबोलाइज या डिटॉक्सीफाई या डिकम्पोज करने के लिए दो ही ऑर्गन्स बेसिकली काम आते हैं, और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ज़्यादातर लिवर और किडनी पे इफेक्ट करती हैं। तो जो भी क्रॉनिक इलनेस है उसमें अपन को इन चीज़ों को ध्यान। डॉक्टर हर्ष, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप का आज बहुत कॉन्सेप्ट हो गया जी, लोग बाग चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, और रूटीन चेकअप के अंदर सोनोग्राफी भी होती है। बिल्कुल। और जब भी इस तरीके के टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिवर के अंदर जो जैसे आपने SGOT PT का बताया वो थोड़े से लोगों को बढ़े मिलते हैं जी। जब भी सोनोग्राफी होती है एवरेजली मान के चलता हूँ कि 50, 60, 70% लोगों के
अर्ली फैटी चेंजेस या ग्रेड 1 फैटी चेंजेस बिल्कुल लिवर के अंदर सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखा रहता है, और व्यक्ति कहता है कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी अपन लिवर डिजीज़ के बात करते हैं तो एक स्टेज वाइज सिस्टम चलता है जी। तो ये जो रिपोर्ट है कि जैसे किसी आदमी के 50-60 SGOT-BT आ रहा है और थोड़ा सा ग्रेड 1 चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है, या इसको इसी समय से सजग हो जाना चाहिए कि अगर ध्यान नहीं रखेगा तो डिजीज़ आगे बढ़ जाएगी? बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को इस लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, सजगता की बात। जी, बट सजगता तो डेफिनेटली हो जानी चाहिए। और आजकल एक टेस्ट आ गया है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन। अब ये फाइब्रोस्कैन जो टेस्ट है, ये आपके लिवर में जो आपके फैट होता है, चर्बी होती है, और कितना कठोर हो गया, कितना स्टिफ हो गया, या स्कारिंग हो गई, या फाइब्रोसिस हो गया, उसको बताता है। सो अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा ये बेटर टेस्ट है, इसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं, और मेरी राय में फाइब्रोस्कैन करा के एक रख ही लेना चाहिए। अब देखिए, हेल्थ चेकअप्स तो बहुत हो गए हैं, हर जना 5 महीने 6 महीने 1 साल में करा लेता है, लेकिन उसमें आपको अपना वेट, अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये भी देखने चाहिए। जब आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं तो एक प्लान बनता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर है तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स, उसको भी बंद करना है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सजग तो हो ही जाना चाहिए इस लेवल पे। और ये आजकल का ज़माना ऐसा है कि क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, सो हर 1 साल के अंदर इन मापदंडों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये और ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसके बिल्कुल सही बात की। आप जैसे जब भी कोई भी डिजीज़ की बात करते हैं तो उसका एक कोर्स अपन मान के चलते हैं, और चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कहते हैं नहीं ये तो अर्ली है, मतलब स्टेज 1 है, 2 है जी। फिर जैसे लिवर के अंदर लोगों को सिरोसिस शब्द सभी को पता है, और ये भी पता है कि सिरोसिस हो गया और हो सकता है वो आगे पीछे कैंसर के अंदर ही बन जाए। तो मैं लिवर डिजीज़ के बारे में इसलिए पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी के किस लेवल की डिजीज़ या किस स्टेज की डिजीज़ पे अगर अपन बिल्कुल सजग होकर ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ से रिवर्ट हो सकता है, और ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे अगर एक बार पहुँच गए तो वहाँ से रिवर्सल तो नहीं हो सकता, फिर तो आगे अपन को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा? तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी आपको किस चीज़ से हो रही है। अब जैसे अगर हम बात करें जो कॉमन बीमारियां हैं, अल्कोहल, और मैंने आपको जीवन शैली की वजह से जो बीमारी हो रही है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बताई। तो सबसे पहला है फैटी लिवर। अब जब ये फैट जमा होगा तो आगे जाके ये फैट जो है कुछ वहाँ पर सूजन करेगा, और सूजन उसको कहते हैं हम इन्फ्लेमेशन, उसको हम कहते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। उसके बाद फिर वहाँ पर जब ये डैमेज होने लगेगा तो वहाँ स्कारिंग होने लग जाएगी, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, और उसके बाद फिर सिरोसिस होने लग जाएगा, जहाँ पर फाइब्रोसिस की वजह से लिवर काम करना ही बंद हो जाएगा। सो फैटी लिवर टू स्टीएटोहेपेटाइटिस टू फाइब्रोसिस टू सिरोसिस। अब अगर आप अल्कोहल की बात करें, सो फैटी लिवर जितने भी जो भी अल्कोहल लेते हैं और काफ़ी मात्रा में लेते हैं तो उसमें 100% के अंदर फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर से हेपेटाइटिस हो जाएगी। सो जो नॉर्मल लेवल से फैटी लिवर पे आपने बंद कर दी तो बिल्कुल आप जो है नॉर्मल आपका लिवर आ जाएगा। फैटी लिवर से स्टेटोहेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गई तो वो भी थोड़ा आपके फैटी लिवर तक आके और फिर वो नॉर्मल हो सकता है अगर शराब छोड़ दी तो। अगर सिरोसिस हो गई है तो फिर वो नॉर्मलाइज नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने सिरोसिस में आपको अल्कोहल लेते हैं और सिरोसिस हो गई और आपने छोड़ दिया तो बहुत हद तक लिवर का इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो ये तो अल्कोहल की बात हुई। अब अगर हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की तो ये बहुत मुश्किल से वापस रिवर्ट होता है, क्योंकि आपको उसके लिए वहां तो आपने अल्कोहल छोड़ी, यहाँ आपको आपका वेट भी ठीक करना है, शुगर भी ठीक करनी है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी ठीक करना है और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करना है। सो फैटी लिवर टू स्टीएटोहेपेटाइटिस टू फाइब्रोसिस। अगर फाइब्रोसिस हो गया है तो आजकल कुछ दवाइयां आने लग गई हैं जो कि वेट भी कम करती हैं और इस फाइब्रोसिस को भी कम कर देती हैं। और फाइब्रोसिस की भी एक स्टेज होती है। सो अगर 2 या 3 ग्रेड की स्टेज है तो ये
आपको कम कर सकती हैं। अगर सिरोसिस हो जाता है तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ और सिरोसिस बीमारियां से, हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई लिवर में एक बार सिरोसिस हो गया, जी क्या वो कैंसर में चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सो इसलिए सिरोसिस के आगे कैंसर आता है। सो भले ही वो अल्कोहल की वजह से हो या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो या कुछ भी हो, सो उसके आगे फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपको हर 3 महीने में ये कुछ जांच करनी है, हर 6 महीने में ये जांच करनी है और हर 1 साल के अंदर ये जांच करनी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है या किस तरह की बीमारी है। डॉक्टर हर्ष, जैसे आपने अभी हेपेटाइटिस बी और सी की बात की, जिसके वैक्सीन एक अपने नेशनल प्रोग्राम के अंदर भी है और लोग वैक्सीनेट भी होते हैं, पर जो कॉमन जो पब्लिक के अंदर जो चलती है, जो कि वाटर फूड बॉर्न के अंदर मानी जाती है, वो हेपेटाइटिस ए और ई है। जी ज़्यादातर ए के लिए तो माना जाता है कि हेपेटाइटिस ए सेल्फ लिमिटिंग होती है। जी पहली चीज़ तो इसमें कितनी सत्यता है कि हेपेटाइटिस ए अगर आप रेस्ट करो और प्रॉपर डाइट लो और अगर कोई आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या ये कोई खतरनाक रूप भी ले सकती है क्या? क्योंकि लोग सोचते हैं ए है, जैसे मैं आपसे एक आम धारणा की बात कर रहा हूँ, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी। पहली चीज़ कि क्या ये खतरा बन सकती है क्या? दूसरा हेपेटाइटिस ई, क्योंकि वो भी वाटर फूड बॉर्न के अंदर मानते हैं, क्या वो लंबे कोर्स में या आगे खतरा बन सकती है क्या? वो इसलिए कि लोग बी सी से तो डरते हैं, लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी तो खतरनाक है, क्या ए और ई भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है क्या? जी हाँ, तो ये ए और ई दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। ए करीब 90% के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन 10% के अंदर ये आगे जाके और सीवियर हेपेटाइटिस कर सकता है, हेपेटिक फेलियर कर सकता है और कुछ लोगों के अंदर डेथ भी हो सकती है। और ऐसा ही हेपेटाइटिस ई के साथ भी है। अब हेपेटाइटिस ई जनरली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट तो हमारे पास वैक्सीन है और कुछ समय में ये देखा गया है कि पहले ये कहते थे कि इंडिया में हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये देखा गया है कि अगर आप जैसे जयपुर शहर में ही टेस्ट करें कि क्या आपके प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं हेपेटाइटिस ए की, तो केवल 70% में आपको हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, यूथ है, वो सब हेपेटाइटिस ए होने के उनको चांस हैं। सो इसलिए आजकल ये माना जा रहा है कि हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना भी ज़रूरी है, जैसे हेपेटाइटिस बी का है। जैसे बताया कि ये तो नेशनल प्रोग्राम में आता है। सो हेपेटाइटिस ए और ई का टीका तो ज़रूर लगाएं। हेपेटाइटिस ई का भी आजकल टीका आने लग गया है। अब अगर ए और ई की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ए ज़्यादा कॉमन है, ई कुछ समय पहले तक काफ़ी कॉमन हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब हमारी जो वाटर सप्लाई है काफ़ी व्यवस्थित हो चुकी है, तो हेपेटाइटिस ई थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, दूषित है, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस ई का भी टीका आ गया है। अमूमन जब भी किसी व्यक्ति के पीलिया होता है तो अपने यहाँ एक बड़ा, मैं तो उसको मिथ ही मानता हूँ, बाकी क्लियर आप करेंगे, कि पीली चीज़ों से दूर रहो। एक आम धारणा है, तो बाकी कहते हैं नहीं पीली चीज़ नहीं खानी, इसके पीलिया हो गया। दूसरी चीज़ कि डाइट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं लोग, बिल्कुल खाना पीना बंद, केवल ग्लूकोज घोल के दिन के अंदर देते रहते हैं या गन्ने का रस ला के पिलाते रहते हैं। डाइट का, अब मैं हेपेटाइटिस ए क्योंकि बहुत कॉमन डिजीज़ है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि डाइट की कितनी इम्पोर्टेंस है, और ये जो पीली चीज़ों का जो एक तरीके से मिथ ही मानता हूँ, क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। साथ में रसगुल्ले भी जोड़ देते हैं कि आधा किलो लोग रसगुल्ले भी खाते हैं। सो मेरा विचार ये है कि क्योंकि अक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर भूख नहीं लगती और उल्टी जैसा रहता है, उल्टी होती है, तो उस दौरान तो मरीज़ को भर्ती कर देना चाहिए। और जब ये ठीक होने लगे तो हम धीरे धीरे डाइट को बढ़ाते हैं। और ये पूरी तरह भ्रम है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जो अच्छा खाना खा सकें वो खाएं, हल्दी भी ले सकते हैं और दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाएं, उससे लिवर का रीजनरेशन भी जल्दी होता है और आप जो है हेपेटाइटिस से जो पीलिया है उससे जल्दी भी बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर हर्ष, क्योंकि आज लिवर और किडनी की अगर मैं बात करते हैं तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो चेंज आया है, जी, जो कॉन्फिडेंस आया है वो तो किडनी से आया, और आज की तारीख के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट अपने प्रदेश में भी रेगुलर बेस पे हो रहे हैं। बिल्कुल। पहली चीज़ कि लिवर ट्रांसप्लांट
किन कंडीशंस में आप लोग कराते हैं? क्या बिल्कुल लिवर ग्रेजुअली जैसे सिरोसिस की बात कर रहे हैं अपन ख़राब हो जाता, अब कराते हैं, या कई बार इमीडिएट भी ज़रूरत पड़ सकती है? दूसरी चीज़, इसकी सक्सेस रेट कितनी है? और ये लिवर तो एक है बॉडी के अंदर, डोनेट कौन करता है? जी, सो देखिए, जो अक्यूट कंडीशंस हैं, जैसे अक्यूट लिवर फेलियर है, सो वो हेपेटाइटिस ए से भी हो सकता है, ई से भी हो सकता है, वो आपके कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, और कई बार अल्कोहल का पहला प्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो कुछ अक्यूट बीमारियां हैं जिसके अंदर ये हो सकता है, जिसके अंदर आपको करवाना पड़ता है, और उस बीमारी में आप वेटिंग लिस्ट में ऊपर आते हो। अभी हम वेट लिस्ट की भी बात करेंगे। दूसरी है सिरोसिस ऑफ लिवर। जैसा मैंने आपको बताया, अल्कोहल की वजह से, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से, हेपेटाइटिस बी, सी, उसके बाद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। बच्चों में मेटाबॉलिक लिवर डिजीज होती है, ढेर सारी, काफ़ी सारी होती हैं, जिनके अंदर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा है, कुछ लिवर के कैंसर्स होते हैं जो कि कुछ स्टेज पे हम उनको जो है कहते हैं कि भाई अब आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, बाकी चीज़ काम नहीं करेंगी। लिवर की सक्सेस रेट पे पहले बात करते हैं। तो इंडिया से जो भी डेटा है, करीब लिवर ट्रांसप्लांट के 5 साल तक 90% लोग जिंदा रह सकते हैं। तो इसका मतलब इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। राजस्थान में है, जयपुर में भी है, बिल्कुल। सो इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट से डरना नहीं चाहिए। जब ज़रूरत है तो ज़रूर कराना चाहिए, और डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कब ये लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। डोनेट कौन करता है? अब डोनेट 2 तरह से हो सकता है। एक तो आपका कोई भी रिलेटिव, तो जैसे माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये तो घर वाले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में ये अवेलेबल हो। दूसरा आप ले सकते हो, उसको हम कहते हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। सो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है किसी दूसरे कारण से, और वो जो है ब्रेन डेड हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में आप वो लिवर निकाल सकते हो। अब इसको प्राप्त करना हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है किसी भी लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में, और आप एक वेट लिस्ट में जाते हो उस बीमारी की जो है सीवियरिटी को देखते हुए कि आपको कितना उसकी ज़रूरत है। और जब आप उस वेट लिस्ट में आते हो, सो आपको जहाँ पर आपने रजिस्टर कराया वहाँ से कॉल आता है कि भाई ऐसे ऐसे लिवर अवेलेबल है और आप तुरंत यहाँ पर आ जाएं। अब लिवर ट्रांसप्लांट जैसे सिरोसिस है तो उसमें कब करें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्कोर्स होते हैं, और वो स्कोर के बेसिस पे हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट पे डाल देते हैं। तो जैसे हमारा एक सिंपल स्कोर होता है, चाइल्ड स्कोर होता है ABC, माइल्ड सोडियम। बट अगर किसी का पेट में पानी बार बार भर रहा है, पानी निकालने के बाद बार बार बेहोशी के अंदर जा रहा है, या किडनी खराब हो गई है, उसके साथ साथ बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार भर्ती करना पड़ रहा है, तो ये कुछ कारण, मतलब ये वो समय है जब हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को भेजते हैं। अंत में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि बार बार किडनी की बात आ रही है, और जब भी व्यक्ति के किडनी या हार्ट डिजीज़, 2 मेजर चीज़ें होती हैं, बात कर रहा हूँ, तो उसमें लिवर भी बहुत अफेक्ट होता है। संक्षिप्त में क्या लेना देना है इनका? जो किडनी खराब हुई, आपका लिवर खराब हो गया, आपका हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो आपका लिवर खराब हो गया। तो अब देखिए, जो आपने बात बोली कि हमारी जो आजकल की जो जीवन शैली है और उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी हो गया, HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो जो है कम हो गया, और ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो अब ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या से किसी को ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, तो अब उसमें केवल एक ऑर्गन खराब नहीं होता, ये पूरा जो सूजन और इन्फ्लेमेशन जो चलता है, ये आपके हार्ट पे भी असर करेगा, या आपके स्ट्रोक जो लकवा है वो भी ला सकता है, आपकी किडनी भी खराब करेगा, लिवर भी खराब करेगा। सो क्योंकि वो मैकेनिज्म ऐसा है कि ये सारी चीजें खराब होती हैं, इंटरलिंक रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर हर्ष ने कही कि जो अपना लाइफ स्टाइल है उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से है। और ये केवल हार्ट की अगर बात करें, ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें नहीं, पर आज की तारीख में लिवर
कि ख़राब होने का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। सो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज करके रखें, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करें, और जब भी आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं तो थोड़ी सी भी अगर चीज़ आपको मिलती है उसको हल्के में ना लें। जैसे पीलिया की भी बात हुई, पीलिया है तो उसके हल्के में मत लें, ये पीलिया है तो नॉर्मल है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, और अगर वो आपको कोई आगे की जांच, जैसे फाइब्रोस्कैन की बात की, अगर कोई भी जांच सजेस्ट करता है तो उसको ज़रूर कराएं। और अगर लिवर पूरा भी खराब हो जाता है तो आज लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा अपने प्रदेश में भी उपलब्ध है। डॉक्टर हर्ष आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी